अध्याय 26 पंख वाले घोड़े की सवारी। विचार करना और महसूस करना मानव की बौद्धिक शक्ति के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों से तर्क और कल्पना की योग्यता का उदय होता है। इसाक डिज़रायली। कल्पना मार्गदर्शन का स्रोत होती है। समझ से परे की चीजों का व्याख्यान लेखक की कलम करती है। लेखक की कलम विचारों को आकार देती है, उसमें जान फूंकती है, विचारों को स्थान विशेष से जोड़ती है, उसे नाम देती है। शेक्सपियर। जीवन की उपयोगिता का अध्ययन करने वाले बुद्धिजीवी अक्सर साधारण और प्रमाणित विचारों से आगे सोचते हैं। इन लोगों के विचार कल्पना से प्रेरित होते हैं। इनकी सहन शक्ति अतुल्य होती है। एमरसन ने कहा है कि विज्ञान को नहीं मालूम कि वो कल्पना का किस स्तर तक ऋणी है। इस महान विचार को किसी साहित्यकार या कवि के विचार मानकर अनदेखा किया गया, लेकिन नेपोलियन का जनता को संगठित करने के उद्देश्य से कहा गया वाक्य मानव जाति का विकास कल्पना के आधार पर हुआ है सटीक माना गया। याद रहे, मानसिक छवि तैयार करने में मस्तिष्क के एक हिस्से का महत्व पूरे मस्तिष्क से ज्यादा हो सकता है। यह भी सही है कि मस्तिष्क के इस हिस्से को अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मस्तिष्क के इन हिस्सों और पुर्जों की पहचान कैसे की जाए? कैसे पहचाना जाए कि इंसान को खुश रखने और मानवता की भलाई में किस हिस्से को प्रयोग में लाया जाता है? इसकी जानकारी के लिए अध्याय में आगे की जाने वाली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। 1. कल्पना क्या है? परिभाषा पर ध्यान न देकर हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति में कल्पना शक्ति भिन्न होती है, लेकिन कल्पना वास्तव में है क्या? मानसिक शक्ति के द्वारा किसी विचार को आकार देने की प्रतिभा को कल्पना माना जाता है। कल्पना से संबंधित विचार वास्तविक रूप से प्रकृति का हिस्सा होते हैं या फिर मात्र कल्पना होती है, अर्थात ऐसी कल्पना जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कल्पना इन दोनों स्थितियों का मिश्रण भी हो सकती है। ये वास्तविक या आध्यात्मिक भी हो सकती है। विचारों के माध्यम से उत्पन्न कल्पना न्याय संगत भी हो सकती है और न्याय विरोधी भी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कल्पना विचार की एक प्रक्रिया है। ये पूर्ण रूप से बौद्धिक योग्यता पर आधारित नहीं होती। इसे हमें कुछ इस प्रकार से समझना होगा। 1. कल्पना की पुनरुत्पत्ति। सुनने, समझने, चखने, सूंघने जैसी क्रियाओं में एक संवेदना का अनुभव होता है, जिसके माध्यम से हम परिणाम तक पहुंचते हैं। लेकिन इस संवेदना की पुनरुत्पत्ति बिना माध्यम के नहीं की जा सकती। इसके विपरीत काल्पनिक स्थिति की पुनरुत्पत्ति समान स्पष्टता के साथ की जा सकती है। इस प्रश्न का अध्ययन करने वाले वक्ताओं के लिए सबसे बड़ी उलझन यह है कि क्या सभी लोगों में कल्पना शक्ति समान होती है? यदि नहीं, तो इसकी क्या वजह है? कविता के संदेश और भावना को समझने में अयोग्य व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। इसके विपरीत कल्पना की अतुल्य क्षमता रखने वाले कई ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रतिभा का महत्व ही नहीं समझते और इसे व्यर्थ मानते हैं। इन लोगों के लिए सलाह है, कल्पना की प्राकृतिक प्रतिभा को जागृत करने की कोशिश करें। इस प्रकार प्रतिभा से संबंधित कई गूढ़ सवालों का हल निकल सकता है। केवल यह जानने की आवश्यकता है कि कल्पना का परिणाम कितना हितकारी और विश्वसनीय है। फ्रांसिस गिल्टन ने कहा है, फ्रांसीसी लोगों में कल्पना की असीम शक्ति है। बड़े बड़े समारोह की भव्यता और निपुणता फ्रांसीसी लोगों की कल्पना के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा कल्पना शक्ति के विशेष प्रभाव का आकलन फ्रांस की असाधारण नीति और कूटनीतियों से किया जा सकता है। इसी कड़ी में फ्रांस का तकनीकी विकास भी एक महान उदाहरण है। प्रशिक्षण के लिए कल्पना के अति महत्वपूर्ण 6 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। कल्पना शक्ति का सबसे आम सिद्धांत है ए, कल्पना के द्वारा छवि तैयार करना। पुरानी बातों को आसानी से याद करने वाले बच्चों के विषय में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बच्चे घटनाओं की मानसिक छवि बनाने की योग्यता रखते हैं। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की मानसिक छवि बनाने का अभ्यास कीजिए। जाहिर तौर पर आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी।
इस अभ्यास से चमत्कारी तौर पर घटना के कई वर्षों बाद भी घटना से संबंधित सभी अहम पहलुओं को आसानी से याद किया जा सकता है। घटना से संबंधित स्वर, आवाज आदि की काल्पनिक छवि तैयार करना। इस विधि से भी घटना को स्पष्ट रूप से याद रखने में सहायता मिलती है। आंखें बंद कीजिए और सब कुछ भूलकर पहाड़ियों से टकराती हवा की आवाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। रस्सी की क्षमता से ज्यादा वजन लटकाने से धीरे धीरे रस्सी टूटने लगती है। रस्सी टूटने की आवाज को ध्यान से सुनिए। घटना से संबंधित आवाजें निश्चित तौर पर घटना के क्रम को स्थापित करने में सहायता करती हैं। गति से संबंधित याददाश्त को आवाज के माध्यम से बनी छवि के सिद्धांत का निकटतम प्रतियोगी माना गया है। क्या कभी आप किसी भयानक घटना, आवाज या तेज रफ्तार के भय से रात में अचानक सोते हुए उठे हैं? क्या नदी में तेज गति से बहती नाव में फंसे होने का अनुभव बार बार भयभीत करता है? क्या तेज रफ्तार से चलती रेलगाड़ी के अचानक रुक जाने की घटना अक्सर याद आ जाती है? यदि हां, तो यह भी निश्चित है कि किसी घटना से संबंधित असाधारण रफ्तार भी यादगार की अहम वजह हो सकती है। स्वाद भी यादगार की अहम वजह होती है। बिना चखे नींबू के स्वाद की खटास का अनुभव किया जा सकता है। किसी दावत के मौके पर खाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद कभी भी मुंह में पानी ला सकता है। इसी प्रकार किसी बेसवाद और कड़वी दवा से जुड़ी याददाश्त जायका खराब करने का काम कर सकती है। महक से संबंधित यादगार भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी विशेष महक का अनुभव व्यक्ति को बेचैन कर सकता है। किसी स्वादिष्ट व्यंजन की जानी पहचानी खुशबू जहां मुंह में पानी भर देती है, वहीं किसी दुर्गंध का अनुभव व्यक्ति को उल्टी करने तक को विवश कर सकता है। स्पर्श के द्वारा भी याददाश्त को ताजा किया जा सकता है। स्पर्श का अनुभव जितना करीब से होता है, उतनी ही तेजी से याददाश्त ताजा हो जाती है। क्या किसी बच्चे के कोमल हाथों के स्पर्श ने आपकी संतान के बालपन की याद दिलाते हुए शरीर में झुरझुरी पैदा करने का काम किया है? क्या लोहे के दरवाजे को छूने से कभी करंट लगा है? यदि हां, तो स्वाभाविक तौर से लोहे का दरवाजा देखते ही घटना ताजा हो जाएगी और आप सचेत हो जाएंगे। याद रखने योग्य है कि इस प्रकार के तमाम अनुभव याददाश्त का हिस्सा होते हैं। कई बार तो घटना का पूरा क्रम हूबहू याद रह जाता है। क्या कभी जंगल में घूमते समय किसी शिकारी की गोली कान के पास से सर्र करती हुई निकली है? यदि हां, तो वो सरसराहट आप कभी नहीं भूल सकते। दरअसल असाधारण अनुभव साधारण अनुभवों के मुकाबले ज्यादा याद रहते हैं। दूसरा पॉइंट है उपयोगी एवं लाभकारी कल्पना। अब तक पेश किए गए सभी उदाहरण और प्रयोगों के जरिए कल्पना की पुनरुत्पत्ति को दर्शाया गया है। कल्पना की पुनरुत्पत्ति का अनुभव आनंददायक या फिर डरावना हो सकता है। जीवन में इन अनुभवों का बहुत महत्व होता है, लेकिन कल्पना की पुनरुत्पत्ति का महत्व स्वयं तैयार की गई उपयोगी कल्पना के मुकाबले बहुत कम होता है। स्वयं तैयार की गई कल्पना अनूठी होती है। ऐसी कल्पनाओं में नयापन होता है जो आम आदमी का मन मोह लेता है। अपने सपनों की कल्पना को आकार देने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से परिणाम बहुत आकर्षक होंगे। याद रहे कि आश्चर्यजनक खोजों का आधार सपने ही होते हैं। राइट बंधुओं का आसमान में उड़ने का सपना ही हवाई जहाज के निर्माण का आधार बना था। अतः साहित्यकार, लेखक, कवि, वक्ता इत्यादि सपनों के महत्व को भली भांति समझते हैं। इनके लिए हर सपना प्रेरणा का नया स्रोत होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सही उद्देश्यों से प्रेरित कल्पना जन कल्याण की नीतियों को जन्म देती है। बाल्यकाल में बच्चे का ताजा दिमाग कल्पना के माध्यम से ही विचार करता है। अतः बच्चों के विचारों की शक्ति को महत्व देना आवश्यक होता है। बच्चों में वास्तविक और अवास्तविक चीजों का भेद नहीं होता। बच्चे परी, उड़ने वाला घोड़ा, टॉफियों का शहर जैसे कई विचारों को सत्य मानते हैं, लेकिन शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति
आसानी से वास्तविकता और अवास्तविकता के भेद को समझ जाते हैं। बच्चों के बाधा रहित विचारों का बहाव बिना ईंधन से चलने वाले पानी के जहाज की कल्पना कर सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जहाज बनने की वैचारिक प्रक्रिया में सभी पहलुओं पर ध्यान देता है और इस प्रक्रिया में मौजूद कठिनाइयों से हतोत्साहित होकर कल्पना को ठंडे बस्ते में डाल देता है। शतरंज का खेल योद्धाओं की रणनीति, ज्योमितीय सिद्धांत, व्यापारिक योजनाएं, कारखाने में फिजूल खर्ची घटाने का विचार, किसी महान नाटक की निंदा, आर्थिक बाधा से निपटने की युक्ति, उत्तम कविता की रचना और दर्शकों को प्रभावित करने की योजना उचित कल्पना के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। फसल में केवल बीज देखने वाला किसान अन्न का उत्पादन नहीं कर सकता। केवल कल्पना की पुनरुत्पत्ति की योग्यता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के विचार और कल्पना ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है, इस सोच के मुकाबले क्या हो सकता है, यह विचारधारा ज्यादा कारगर होती है। 2. भाषण के दौरान कल्पना का उपयोग। इस अध्याय में कल्पना से संबंधित चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार वक्ता कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से दर्शकों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिभा के उपयोग की जानकारी कराना आवश्यक है। 1. भाषण के दौरान कल्पना का उपयोग। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की उपस्थिति की कल्पना कीजिए। हालांकि ऐसा करने में निराशा हावी हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास के माध्यम से निराशा पर काबू पाया जा सकता है। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की संख्या, मंच की भव्यता, दर्शकों के शैक्षिक स्तर, स्वभाव, भाषण के उपलक्ष्य और बाकी वक्ताओं की उपस्थिति की जानकारी हो तो जाहिर तौर पर भाषण को परिस्थिति के मुताबिक ढाला जा सकता है। भाषण के सभी हिस्सों को तैयार करते वक्त भाषण की संपूर्णता को सदा याद रखें। भाषण के किसी भी हिस्से में मामूली सा भटकाव भाषण के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भाषण में प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम सही एवं सटीक होना चाहिए। भाषण के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा शैली का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का चयन दर्शकों के मुताबिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अति शिक्षित दर्शकों के समक्ष इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल छात्रों के बीच नहीं किया जा सकता। याद रहे कि कल्पना शक्ति से भाषण में विविधता आती है। यदि भाषण में ताजा उदाहरणों और सुझावों की कमी है तो भाषण बिना फूल के बगीचे जैसा नीरस हो जाएगा। ओ हेनरी की कथा द हार्बिंजर में इस्तेमाल किए गए ताजेपन और वाक चातुर्य पर ध्यान दीजिए। उदासीन मौसम के बीच जब देहाती इलाकों में वसंत ऋतु की आहट को महसूस किया जाता है, उस वक्त शहरी जीवन में हरियाली की कल्पना तक नहीं की जाती। शहरी व्यक्ति उस नाश्ते की मेज पर अंडे और डबल रोटी का स्वाद ले रहा होता है। चार दीवारी के बीच उसे मौसम में बदलाव का एहसास तक नहीं होता। अखबार के पन्ने पलटते वक्त कहीं लिखा दिखता है कि बसंत आने वाला है, लेकिन अफसोस इसका एहसास उसे तब भी नहीं होता। बहुत तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रियां ही वसंत ऋतु की आहट महसूस कर सकती हैं। साधारण व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता। इस समस्या के निवारण के लिए एसोसिएट प्रेस ने एक युक्ति तैयार की है। हैक्नसैक में लाल गले वाले एक पक्षी का कुंजन, बैनिंगटन में चिनार के वृक्षों का लहराना, साइरेक्स की मुख्य सड़कों पर घास की उपज, नीलकंठ का चहचहाना, बत्तखों और हंसों के बीच उत्तेजना, सेंट लुइस का सालाना तूफान, जंगली हंसों का सालाना आवागमन, दवा विक्रेताओं का मलेरिया की दवाओं की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करना, किसी ऊंचे वृक्ष पर बिजली का गिरना, मौज मस्ती के लिए बाहर से आए लोगों का जमावड़ा, नदियों में जमी बर्फ का चटकना और घास के मैदानों में बैंगनी फूलों के खिलने को बसंत ऋतु के आने की आहट के तौर पर जाना जाने लगा है। शहरी लोगों के लिए ये संकेत बसंत ऋतु के आगमन की पहचान करवाते हैं, जबकि किसानों को इन संकेतों की जरूरत नहीं होती। वो तो हवा में बदलाव से ही वसंत के आगमन को भांप लेते हैं। मौसम में बदलाव के ये सभी बाहरी संकेत हैं। असल संकेत तो मन से महसूस किए जाते हैं।
स्टीफन के लिए कोला और माइक के लिए मैगी खाने की इच्छा ही वसंत का आगमन होती है। किसी लेखक ने कहा है कि आज के दौर में शहरी लोगों के लिए अखबार वसंत ग्रामीण लोगों की जानकारी से पहले ही ले आते हैं। पुराने समय में प्रेम की लालसा का भाव वसंत के आगमन का संकेत हुआ करता था। 2. भाषण के दौरान कल्पना। भाषण के दौरान बोलने की धुन सवार होने लगे, बोलने में स्वाभाविकता और सरलता महसूस होने लगे तो मान लीजिए कि अब लोहा गर्म है। ऐसे मौके पर प्रभावी विचार बहुत आकर्षक हो जाता है। दिलचस्प है कि ऐसे मौके पर कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, पुराने भावों को याद करें तथा इसके अलावा कुछ और न सोचें। कलाकार संवाद को दोहराते वक्त पुराने भावों को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार वक्ता को भी इस कला में निपुण होना चाहिए। विचार से संबंधित दृश्य को वास्तविक रूप में याद करना चाहिए। दृश्य की बारीकियों को याद कीजिए और प्रस्तुतिकरण के दौरान स्वरों के उतार चढ़ाव का ख्याल कीजिए। इस प्रकार व्याख्यान के प्रभाव में समानता बनी रहेगी। शराब से घर बर्बाद होता है, ऐसे उदाहरणों को सामान्य तौर पर पेश मत कीजिए। इस उदाहरण को प्रभावशाली बनाने के लिए शराब के कुप्रभावों पर रोशनी डालिए। जैसे शराब से पैसों और सेहत की बर्बादी होती है। शराब के नशे में व्यक्ति घर पर लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है और बच्चों को बिना वजह मारता है। इसी प्रकार युद्ध की क्रूरता के व्याख्यान के लिए सैनिकों के कटे हाथ पैर, घायल सैनिकों का पानी के लिए कराहना, सैनिकों की लाश पर विधवाओं का विलाप और बच्चों की असहाय हालत का चित्रण करना चाहिए। ऐसे मौकों पर सामान्य बोलचाल की विधि प्रभावशाली नहीं होती। घटना का भावात्मक चित्रण करने की आवश्यकता होती है। चित्रण कुछ ऐसा होना चाहिए कि दर्शक आसानी से व्याख्यान के जरिए खुद चित्रण कर सके। इस प्रकार दर्शक सीधे वक्ता के भावों से जुड़ जाते हैं। 3. कल्पना के अभ्यास की कला अर्जित करना। उस अमेरिकन राजनेता की बात जरूर याद होगी जिसने कहा था, किसी कार्य को पुनरारंभ करने के लिए उसे पुनः आरंभ करने की ही आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग स्पष्ट होता है। इस अध्याय की साधारण समीक्षा से शुरुआत कीजिए। स्वयं की कल्पना शक्ति का आकलन कीजिए। एक एक कर कई प्रकार की कल्पनाओं का अभ्यास कीजिए। इसके बाद घटना की वजहों को कल्पना में शामिल कीजिए। कई कल्पनाएं बहुत उलझी हुई होती हैं, जैसे कई आवाजों का मिश्रण, लोगों की ज्यादा तादाद, एक के बाद एक तेजी से घटने वाली घटनाएं व हादसे इत्यादि। ऐसी स्थिति में स्पष्टता की ओर जाने की कोशिश कीजिए। कल्पना की पुनरुत्पत्ति के अभ्यास के बाद स्वयं कल्पना का अभ्यास कीजिए। कल्पना के सभी पहलुओं का ताना बाना बुनने का अभ्यास कीजिए। सभी उलझनों को दूर करने की प्रतिभा का विकास कीजिए। इसी के साथ खुद को आंकड़ों की भाषा बोलने में निपुण बनाइए। किसी घटना को अलग नजरिए से समझने और उसका सही आकलन करने का अभ्यास कीजिए। निष्कर्ष ये है कि इससे पहले कल्पना व्यक्ति पर हावी हो, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को कल्पना शक्ति पर हावी हो जाना चाहिए।